जय हिंद साथियों। आप आर्मी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जीडी हो, टेनमैन हो, क्लर्क हो या टीए आर्मी हो, अगर आपको ये टॉप 100 जीके जीएस का क्वेश्चन नहीं पता है ना, तो आप आर्मी का एग्ज़ाम कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। आपका रिजल्ट कभी नहीं आएगा, आप आर्मी कभी नहीं बन सकते हैं, आपका आर्मी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास को एक सेकंड भी मिस मत करिएगा और एक एक क्वेश्चन जो है ना, आप लोगों को रट्टा मारना है आप लोगों को, तभी आप एग्ज़ाम को 2026 में आप क्रैक कर सकते हैं और इस बार आप आर्मी बन सकते हैं, अग्निवीर बन सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ और कसम खा के बोलिए कि इस बार मुझे अग्निवीर बनना है। तो अग्निवीर बनना है तो आपको हर एक क्लास को और इस क्वेश्चन को जितना मैंने दिया हूँ आपको 100% पता होना ही चाहिए और आपके नोटबुक में होना चाहिए और रिवीजन ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आज का है कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पर पहले तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में ही एक आपको आंसर मिल गया है। कौन सा है? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, यहाँ पर लिख दिया गया है 1576 में। देखिए, आपको ऐसे ही नोट बनाने हैं आपको। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में। अब किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। ये पहला युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, और अकबर की तरफ से जो सेना का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है, तो वो कौन लड़का कर रहा था? तो वो कर रहा था मान सिंह। कौन कर रहा था? तो मान सिंह। ये भी आपके लोग नोट कर लीजिएगा। और मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था और इस युद्ध में अकबर का विजय हुआ था। किसका विजय हुआ था? अकबर का विजय हुआ था। ठीक है, और एक पॉइंट और बनता है इस क्वेश्चन में कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। उनके घोड़े का नाम था चेतक। क्या नाम था? तो चेतक उनके घोड़े का नाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। और साथ साथ में आप लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिस किसी के फ़ोन में वीरपद का एप्लीकेशन नहीं है ना, तो जाइए वीरपद का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ये वन प्लस डिफेंस अकेडमी का ही एप्लीकेशन है और वहाँ पर अपने एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपका कोर्स है और जो भी टेस्ट है ना, सभी टेस्ट को ज्वाइन करिए। आपको 100% ज्वाइन करना है अगर आपको आर्मी बनना है 2026 में। तो और कोई भी दिक्कत आपको हो रहा है ना टेस्ट ज्वाइन करने में, आप मुझे 9102195290 मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये भी कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था। और ये कब किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये किया गया था 1939 में। कहाँ कब किया गया था? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक दो पॉइंट और जान लीजिए। पहला पॉइंट, ठीक है, जो आपका ये फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था और कब किया था? तो 1939 में किया था। और इसके बाद इनके द्वारा जो नारा दिया गया था ना, दो नारा जो कई बार एग्जाम में आता है, वो आपको पता होना चाहिए। पहला नारा तो है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, ठीक है, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप आगे लिख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। और दूसरा नारा कौन सा था? दिल्ली चलो। कौन सा है? दिल्ली चलो। ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। तो इस सारे पॉइंट को आप लोग सीरियल वाइज नोट बना के रख लीजिएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। यहाँ पर है प्रथम युद्ध के बारे में कह रहा है यहाँ पर। और पानीपत में 3 युद्ध हुआ था और तीनों युद्ध जो है ना, आप एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका तीनों युद्ध कब कब हुआ था और ये किसके बीच में लड़ा गया था और ये इसमें किसका विजय हुआ था, ये पता होना चाहिए। देखिए, पहला युद्ध जो है ये लड़ा गया था आपका 1526 में, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है कि 1526 में बीच में हुआ था। और ये किसके बीच में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया पहला पानीपत का युद्ध था। ठीक है, और इस युद्ध में विजय किसका हुआ था? इस युद्ध में विजय हुआ था आपका किसका? तो बाबर का विजय हुआ था। किस का युद्ध विजय हुआ था? तो बाबर का विजय हुआ था। और एक पॉइंट और है इसमें कि दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था और तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। तो दूसरा युद्ध लड़ा गया था आपका 1556 में। कब लड़ा गया था? 1556 में लड़ा गया था, दूसरा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अब तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1761 में ये तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है ना, तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो सभी पॉइंट आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। ये सारे पॉइंट जो है ना, आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है,
अब अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि सत्य के प्रयोग यानी कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक के लेखक जो है ना, ये हैं महात्मा गांधी। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और ये किस भाषा में लिखा गया था, शुरू में किस भाषा में लिखा गया था, तो ये भाषा में लिखा गया था आपका गुजराती भाषा में। किस में लिखा गया था, तो गुजराती में लिखा गया था, ये माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा गया था। और एक पॉइंट इसमें और जानना है आप लोगों के लिए कि इनके द्वारा 2 पत्रिकाएं भी जारी किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा 2 पत्रिकाएं भी जारी किया गया था। 2 पत्रिकाएं कौन कौन सा है, तो पहला था पत्रिका आपका है यंग इंडिया। क्या है, यंग इंडिया किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। और दूसरा स्टार्ट किया गया था आपका हिंद स्वराज। कौन सा है, तो हिंद स्वराज, ठीक है ना, किसके द्वारा, यहाँ पर 2 पत्रिका याद कर लीजिएगा, यंग इंडिया और हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अब जानते हैं कि गवर्नर जनरल के बारे में कई बार आप एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो 1857 के विद्रोह में जो भारत का गवर्नर जनरल था उस टाइम में, ये था आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। अब लॉर्ड कैनिंग के बारे में एक पॉइंट और जान लीजिए, ये क्या था, भारत का पहला वाइसराय, भारत का पहला वाइसराय बना। कौन, पहला वाइसराय बना, ठीक है ना, पहला वाइसराय कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग बना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी में दिया गया है ये। अब यहाँ पर इसके लिए एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था वो कहाँ शुरू हुआ था, ये आपका कहाँ शुरू हुआ था, ये भी नोट कर लीजिए। ये आपका शुरू हुआ था मेरठ से। कहाँ से, तो मेरठ कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश से ये शुरू हुआ था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है, ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपके लिए आंसर हो जाता है। ठीक है, अब इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था आपका 1206 ईस्वी में। कब हुआ था, 1206 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और ये जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को 2 नाम से और जाना जाता है। एक तो है लाल बख्श, क्या है, लाख बख्श, क्या है, लाख बख्श। आप लोग सभी पॉइंट को नोट करिएगा, ठीक है ना। लाख बख्श भी कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, और पील बख्श भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पील बख्श भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब लाल बख्श और पील बख्श किसे कहते हैं, तो लाल बख्श मतलब क्या, लाल बख्श नहीं है, लाख बख्श है। ठीक है, लाख बख्श है, तो ये लाखों का दान करने वाला था, दान करने में बहुत वो दान किए थे, इसलिए उनको लाल बख्श भी कहा जाता है। और पील बख्श क्यों कहते हैं, कि हाथियों का भी दान करने वाला कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो लाख बख्श और पील बख्श भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक पॉइंट और मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर आप इसके लिए, कि गुलाम बख्श ने अपना जो राजधानी है कहाँ बनाया था। अपना राजधानी जो है उन्होंने लाहौर बनाया था। कहाँ बनाया था, तो लाहौर बनाया था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था, ये हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। जो लुम्बिनी कहाँ पर है अभी, तो लुम्बिनी जो है नेपाल में है। ठीक है, नेपाल जो है आपका यहाँ पर आंसर है, लुम्बिनी आपका आंसर है। और उन्होंने अपना पहला उपदेश कब दिया, ये पता होना चाहिए आपको। और उनके पहले उपदेश को क्या कहा जाता था। ठीक है, और उनके बचपन का नाम क्या है, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बचपन का नाम। यहाँ पर बचपन का नाम क्या है, उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ जो था ना, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और उनके बेटे का नाम क्या था, इनके बेटे का नाम क्या था, इनके बेटे का नाम था राहुल। ठीक है ना, ये भी पता होना चाहिए आपको। और उन्होंने पहला उपदेश कब दिया, कहाँ दिया। ठीक है ना, ये आपके एग्जाम में आता है। पहला उपदेश कहाँ दिया, वो दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया गया था, पहला उपदेश दिया गया था। सारनाथ कहाँ पर है, तो ये यूपी में है। ठीक है ना, और इनके पहले उपदेश को क्या कहा जाता है, तो इनके पहले उपदेश को क्या कहा जाता था, इनके पहले उपदेश को कहा जाता था धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या है, धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है ना, यहाँ आएगा ना, धर्मचक्र प्रवर्तन।
ठीक है ना। यहाँ पर सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, उनके पहला उपदेश, उनका पहला उपदेश, और कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। उनके बचपन का नाम क्या था, तो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। उनके बेटे का नाम क्या था, तो राहुल था। और उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है, तो नेपाल में है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है आपके लिए। तो विजयनगर का साम्राज्य का अवशेष कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हम्पी में। अब हम्पी कहाँ पर है, हम्पी कहाँ पर है, तो हम्पी जो आपका है वो कर्नाटक में है। कहाँ पर है, तो कर्नाटक भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, कर्नाटक है। तो कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य का अवशेष पाया जाता है। और ये जो है ना कौन से नदी के तट पर पाया जाता है, पाए जाते हैं, ये तुंगभद्रा वहाँ नदी है। कौन सा है, तुंगभद्रा, भद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा रिवर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तुंगभद्रा नदी के रिवर पर ये हम्पी में विजयनगर साम्राज्य पाया जाता है। ठीक है, अब जो ये हम्पी जो है ना, ये आपका यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। तो ये भी मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। आगरा शहर का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये स्थापना किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा का निर्माण कराया गया था। आगरा शहर का निर्माण किया गया था। और कब कराया गया था, ये कराया गया था आपका 1504 ईस्वी में। कब कराया गया था, तो 1504 ईस्वी में कराया गया था। ठीक है, तो सभी पॉइंट को आप लोगों को लोग नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। अपना आंसर कमेंट में करते रहिएगा, ठीक है ना, अपना आंसर कमेंट में करते रहिएगा। और जब भी लगे आपको क्लास नहीं देख पाते हैं तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा, नहीं तो आप वीरपथ के एप्लीकेशन पर मैं इसको डाल दूंगा, वहाँ से जाके भी आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ना, ये हुआ था आपका 1919 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। और 1919 में कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल को। कब हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में। और ये उस दिन क्या था, तो बैसाखी था। क्या था, तो बैसाखी के दिन हुआ था। क्या है, बैसाखी, बैसाखी के दिन में ये हुआ था। ठीक है ना। और ये कहाँ हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पर है, तो पंजाब में है, जहाँ पर गोल्डन मंदिर है। क्या है, गोल्डन मंदिर पाया जाता है वहाँ पर। क्या है, पंजाब में है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। ये 1919 में हुआ था। और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ना, ठीक है ना, तो उस समय जो था भारत का वायसराय कौन था, उस समय भारत का वायसराय, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, भारत का वायसराय कौन था, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। वायसराय, वायसराय जो था उस टाइम में, वो था उस टाइम में लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था, यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है ना। लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन था, तो उस समय का वायसराय था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। और ये गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो जनरल डायर ने दिया था। ये आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, जनरल डायर ने दिया था। और इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि उसने त्याग दिया था। नाइटहुड का जो उपाधि दिया गया था ना रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उसको त्याग दिया था। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, समझ जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, दे दिया, वापस कर दिया था, ठीक है ना, समाप्त कर दिया था, ठीक है ना। चलिए ये सारी पॉइंट को यहाँ पर नोट करिएगा, ठीक है ना। मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि सभी पॉइंट को आप लोग नोट करके रिवीजन ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। गुलामगिरी के पुस्तक के लेखक कौन है, तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक जो है ना, ये आपका ज्योतिबा फुले है। ज्योतिबा फुले जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है गुलाम वंश का, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुलाम वंश नहीं, यहाँ पर गुलाम गिरी का पुस्तक की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। गुलाम वंश से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, गुलामगिरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो, तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था, ये दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, जो ऑप्शन नंबर किस में है, तो बी में ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब देखिए दयानंद सरस्वती के बारे में एक पॉइंट और है कि उन्होंने किस समाज का स्थापना किया था। उन्होंने समाज जो था आपका आर्य समाज, क्या था, आर्य समाज, आर्य समाज का स्थापना किया था, ठीक है ना। यहाँ पर लिखता हूँ फाउंडेड, FOUNDED, फाउंडेड क्या है, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। और कब किया था,
ये 1875 में किया था। ये आप जरूर पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, उनके पुस्तक का नाम क्या था, तो सत्यार्थ प्रकाश। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है ना सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है ना। सत्यार्थ प्रकाश उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ये पुस्तक है। और ये कौन से समाज का स्थापना किया था, ये कब किया था, और वेदों को लौटो जो है ना सारा स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में ही आपका मैं बताया हूँ, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में भी देख लीजिए, यहाँ पर क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन भी आप लोग नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन में है कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि जो था वो कौन था, तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि ये बाणभट्ट था। कौन था, बाणभट्ट था। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाता है। और बाणभट्ट ने ही यहाँ पर हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किया था। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर हर्षचरित क्या है, हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किसने किया था, तो बाणभट्ट ने किया था। और बाणभट्ट कौन था, तो ये जो था हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। और हर्षवर्धन के काल में एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कौन सा एक चीनी यात्री आया था, कौन सा चीनी यात्री आया था, ये ह्वेनसांग है ना आपका, ह्वेनसांग जो था ना आपका, कौन आया था, तो ह्वेनसांग जो था ना आपका ये हर्षवर्धन के काल में आया था। मैं यहाँ लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ यहाँ पर ह्वेनसांग किसके काल में आया था, यह आया था हर्षवर्धन के काल में आया था। ये भी आप एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आगे दिया गया आपका कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके नेतृत्व में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो की खुदाई जो किया गया था उसकी किसके नेतृत्व में किया गया था, तो ये किया गया था आपका राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में किया गया था। और ये कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1922 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खुदाई किया गया था, ठीक है। अब सिंधु नदी के तट पर क्या है, ये जो स्थल है कहाँ पर है, तो सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ पर है, तो सिंधु नदी, यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर ये किस नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु रिवर REVER, ठीक है ना। और अभी कहाँ पर है, तो अभी जो करंट में इसका जो जगह है ना ये पाकिस्तान में, कहाँ पर है ये, तो पाकिस्तान में है, ठीक है ना। सिंधु नदी के तट पर है और ये पाकिस्तान में है। और किसके द्वारा खुदाई किया गया था, तो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था, तो 1922 में। आप इसमें ज़रूर इसका नोट कर लीजिएगा अगर नहीं पता है तो, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा की खोज किसने किया था, हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो हड़प्पा की खोज किया था आपका, ये किया गया था किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी के द्वारा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर हड़प्पा की खोज किसने किया था, ये किया था दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, ये कब किया गया था, तो 1921 में किया गया था। यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों आप एक साथ ही पॉइंट याद करिएगा, और किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस मुगल सम्राट ने सिजदा और पैबोसो की प्रथा शुरू किया था। कौन से मुगल सम्राट ने सिजदा और पैबोस का जो प्रथा शुरू किया गया था। सिजदा क्या है, जो अपने सुल्तान को झुककर सलाम करेगा, क्या है, अपने सुल्तान को झुककर सलाम करेगा घुटने के बल पर, ठीक है, उसे सिजदा कहते हैं। और पैबोसो मतलब क्या है, उनके पैरों को चूमेगा, चूमेगा। तो ये किसने प्रथा चालू किया था, ये चालू किया था गयासुद्दीन बलबन ने। किसने किया था, तो गयासुद्दीन बलबन ने। तो याद कर लीजिएगा, सिजदा यानी सिर झुकाकर, क्या है, सिजदा मतलब सिर झुकाकर जो है प्रणाम करेगा उसको, सलाम करेगा उसको। और पैबोसो मतलब उनके पैरों को चूमेगा, ठीक है ना। तो किसके द्वारा चालू किया गया था, ये किया गया था गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस राज्य में है। कुंचिकल जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, क्या है, वाटरफॉल जो है ना सबसे जो हाईएस्ट है वो कौन सा है, तो कुंचिकल है। तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया आपको, ठीक है। और ये बोल रहा है कि कौन से राज्य में है, ये कौन से राज्य में है, तो ये आपका है कर्नाटक में। कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। तो ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। कर्नाटक आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर है, ठीक है। एक आपका जोगा जो जलप्रपात है ना, जोगा यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर जोग बोल दीजिए, या मैं लिखता हूँ यहाँ पर जोगा, ठीक है ना। जोगा वाटरफॉल कहाँ है,
वाटर जोगा जलप्रपात यानी जोगा वाटरफॉल कहाँ पर है, तो ये भी आपका कहाँ पर है, तो ये भी आपका कहाँ पर है, तो कर्नाटक में ही है। कहाँ पर है, कर्नाटक में ही है। जैसे क्या कहा जाता है, गरसोप्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गरसोप्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गरसोप्पा। गरसोप्पा कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है, ठीक है ना। अब ये कौन से नदी पर है, ठीक है, तो ये नदी है आपका शरावती। क्या है, शरावती, शरावती। चलिए इतना डिटेल में मत चाहिए, यहाँ पर आप इतना ही नोट कर लीजिए कि जोगा जलप्रपात और ये आपका कुंचिकल जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में ही है। लेकिन कुंचिकल जलप्रपात जो इसलिए फेमस है क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वाटरफॉल है, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये कौन सी नदी पर है, अब नदी तो मैंने इसके बारे में बताया ही नहीं। नदी जो है ना यहाँ पर वाराही नदी है। कौन है, वाराही नदी, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। वाराही रिवर जो है ना इस नदी पर है। ये किस नदी पर है, ये तो आपका वाराही रिवर पर है। तो इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका कि चिल्का झील किस राज्य में है। देखिए चिल्का झील जो है कौन से राज्य में है। चिल्का झील जो जानते हैं ना, एशिया में सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। एशिया के बारे में कम क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है, और लैगून झील बोलेगा। क्या बोलेगा, लैगून। लैगून झील क्या होता है पता है ना, लैगून झील। लैगून झील किसे कहते हैं, जो समुद्र के तट से जुड़ा हुआ रहता है। डायरेक्टली समुद्र से जुड़ा हुआ रहेगा नहीं, लेकिन समुद्र से जुड़ा हुआ रहेगा इनडायरेक्टली, ठीक है ना। समुद्र का पानी वहाँ आएगा जाएगा, ठीक है ना। उसे क्या है, तो वो जो पानी होता है ना वो आपका खारा पानी होता है, ठीक है ना। तो खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो चिल्का झील है। और चिल्का झील कहाँ पर है, तो ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील जो है ना ये है वुलर झील। कहाँ है, वुलर झील है। और कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। ये भी आप लोगों को पता होना ही चाहिए। ये सबसे जीके का आपका स्ट्रैटेजी के में क्वेश्चन सब आता है, ज्योग्राफी में ये सब क्वेश्चन आपके लिए आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए भारत का तो गंगा है, भारत का है गंगा है जो कि 2525 किलोमीटर है इसका लंबाई, ठीक है ना। लेकिन बोल रहा है यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी जो है ना यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आपका, ठीक है ना। ये कौन सा है, तो आपका नील नदी है। तो नील नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी है, ठीक है। यहाँ पर अपने अपने आंसर को देखते रहिएगा, ठीक है ना, और नोट करते रहिएगा कि आपका कितना आंसर सही है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर तो मैंने बता दिया नील नदी, ठीक है ना। और नील नदी कहाँ पर है, तो नील नदी कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नील नदी जो है ना आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पर है ये, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। क्या है, अफ्रीका महाद्वीप में है, नील नदी है। अब अमेजन नदी कहाँ पर है, ठीक है ना। अमेजन नदी है आपका दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर अमेजन, ये जो है ना अमेजन, ठीक है ना। अमेजन नदी कहाँ पर है, अमेजन रिवर, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन आएगा कि अमेजन नदी जो है ना सबसे बड़ा नदी है, ये किस कंडीशन में है। देखिए सबसे लंबाई की बात करता हूँ यहाँ पर, तो नील नदी जो है ना सबसे बड़ा नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में है। और दूसरा चीज़ अगर बोलेगा सबसे बड़ी नदी आयतन में, क्या है, आयतन बोलेगा तब, आयतन यानी कि उसमें पानी सबसे ज़्यादा उसमें है। चौड़ाई के हिसाब से भी कौन सा नदी सबसे बड़ा है, ये अमेजन रिवर। अमेजन नदी जो है ना सबसे बड़ा नदी है। ये आयतन के बारे में बात कर रही हूँ, वॉल्यूम के बारे में बात करता हूँ तब। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका अमेरिका में है। कौन सा अमेरिका में है, तो साउथ अमेरिका में। कहाँ पर है, SOUTH, साउथ अमेरिका में है, ठीक है ना। ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब एशिया का सबसे बड़ा बोलेगा तो ये तो मैंने देख लिया यहाँ पर, ठीक, कंटिनेंट के बारे में। अब एशिया का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा नदी जो है ना ये आपका यांगत्जी नदी है। यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर यांगत्जी रिवर, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यांगत्जी रिवर है जो एशिया में सबसे बड़ा नदी है, ठीक है ना, एशिया में। और ये कहाँ पर है, ये आपका चीन में। कहाँ पर है, एशिया में, चीन में है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी का झील कौन सी है। मीठे पानी का झील, सबसे बड़ा मीठे पानी का झील जो है ना ये कहाँ पर है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। और कौन सा है, तो वुलर झील जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। वुलर झील कौन सा है, ये सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। और ये कहाँ पर है, तो ये जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, तो जिम कॉर्बेट
जो है आपका, ये आपका है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट, ठीक है। और जिम कॉर्बेट के बारे में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि इसका नाम जो है ना चेंज हो सकता है, चेंज हुआ नहीं है ऑफिशियली। इसका नाम क्या बदल जाएगा? तो रामगंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर रामगंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेशनल पार्क हो जाएगा। लेकिन ये ऑफिशियली अभी कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, बस ये न्यूज़ में है, ये प्रस्ताव ही दिया गया था। क्यों आपका रामगंगा नाम आएगा इसका? क्योंकि रामगंगा इसके बीच से गुजरता है, यानी कि जिम कॉर्बेट के बीच से ही गुजरता है रामगंगा रिवर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसको रामगंगा नेशनल पार्क में इसको बदल दिया जाएगा, इसका बाद में नामकरण करके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा राज्य है जो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? ये राज्य आपका है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश में जो ना कई सारा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान जो है ना कई सारा वहाँ पर है। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान मैं एक दो पॉइंट लिखवा देता हूँ यहाँ पर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कान्हा, ठीक है ना। कान्हा राष्ट्रीय, मैं यहाँ डायरेक्ट समझ लीजिएगा आप लोग। कान्हा जो है, पन्ना जो है ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ही है। तो दोनों पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, अभी तो मैंने बोल दिया कि आपको यहाँ पर अभी देखा होगा आपने कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर नेशनल पार्क। क्या है? नेशनल पार्क, आपको पता रहेगा, है ना। और यहाँ पन्ना नेशनल पार्क, क्या है? नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। और इसी से रिलेटेड आपका आ गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये कहाँ पर है और क्यों, किस लिए फेमस है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका पहला तो समझ लीजिए, यहाँ पर ये असम में है। कहाँ पर है? तो असम में है। असम आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है। क्या है? एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात यहाँ हो रहा है, तो आपने पढ़ी लिया यहाँ पर कन्ना और कान्हा और पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ? मध्य प्रदेश में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो असम में है। और एक जो आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये आपका है गिर नेशनल पार्क। क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये आपका गुजरात में है। कहाँ पर है? तो गुजरात, आप नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। गुजरात इसका आंसर करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गिर नेशनल पार्क जो है ना कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध जो है ना कौन सी नदी पर है? तो हीराकुंड बांध जो है ना ये आपका महानदी पर है। कहाँ पर है? तो महानदी पर है। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है। और ये कौन से राज्य में है? ये कौन से राज्य में है? तो हीराकुंड बांध जो है ना ये आपका ओडिशा में है। कहाँ पर है ये? तो ओडिशा में। कहाँ पर है? तो ओडिशा जो इसका है आंसर करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक दो पॉइंट और नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध है। क्या है? सबसे बड़ा लंबा बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध क्या है? सबसे बड़ा लंबा है। लेकिन सबसे ऊंचा की बात करता हूँ, सबसे ऊंचा की बात करता हूँ तो ये सबसे ऊंचा जो है ना टिहरी बांध। क्या है? टिहरी बांध। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा लिखने में गलती कर दिया यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर सबसे जो आपका ऊंचा बांध है ना, सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। क्या है? टिहरी डैम। टिहरी डैम जो है ना ये कौन से रिवर पर है? ये आपका रिवर है भागीरथी रिवर पर है। क्या है? भागीरथी रिवर पर है ये, ठीक है ना। ठीक है, ये टिहरी बांध के बारे में आप लोग देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। टिहरी डैम जो है ना ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में है कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? नाथुला दर्रा जो है ना कौन से राज्य में है? ये आपका कहाँ है? सिक्किम राज्य में है। कहाँ पर है? तो सिक्किम राज्य में है नाथुला दर्रा। और ये क्या है? एक और नोट कर लीजिएगा आप लोग, जेपला। क्या है? जेलेपला। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। जेलेपला दर्रा जो है ना, ठीक है ना, ये कहाँ पर है? तो ये आपका है कहाँ पर? सिक्किम में है। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर जेलेपला पास और नाथुला पास कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। दोनों सिक्किम में ही है, ठीक है। अब
अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है। और ये लाल क्यों दिखाई देता है? इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण। किस कारण से? आयरन ऑक्साइड जो है इसमें पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर इसको लाल ग्रह है और लाल दिखने का कारण यही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ये आप एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है ना, ये आपका गुजरात है। कौन सा है? गुजरात जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है ना, गुजरात। अब दूसरे नंबर की बात करूँ, दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा नंबर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश पर आता है। पहले नंबर पर कौन आता है आपका? तो गुजरात आता है। तो गुजरात जो है ना सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य है। अब देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना जो है ना कौन से नदी पर है? ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नर्मदा जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी रिवर पर सरदार सरोवर परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। और ये कौन से राज्य में है? कौन से राज्य में है ये भी पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर गुजरात। देखिए आज के क्वेश्चन में गुजरात के बारे में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, गुजरात, ठीक है ना, गुजरात। और ये जो है ना ये कौन सी नदी पर है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी पर एक बांध भी बनाया गया है। कौन है? तो सरदार सरोवर बांध। क्या है? सरदार सरोवर डैम। कहाँ बनाया गया है? तो ये नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है। और कहाँ पर है? तो गुजरात में ही है, ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन में आपका जो दिया गया है, भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन सर्वाधिक होता है? केसर का जो उत्पादन होता है, यानी कि सैफरन का जो उत्पादन होता है, वो कौन से राज्य में सबसे अधिक होता है? तो ये होता है आपका जम्मू कश्मीर में होता है। कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? केसर का कटोरा। क्या कहते हैं? केसर का कटोरा। क्या है? केसर का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केसर का कटोरा किसको कहा जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सहारा रेगिस्तान जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। क्या है? सब दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। और ये कहाँ पर है? ये जो आपका है ये उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ पर है? ये उत्तरी अफ्रीका में है, ठीक है ना, सहारा डेजर्ट। वही बात करता हूँ यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा जो आपका डेजर्ट है वो कौन सा है? तो ये आपका थार हो जाएगा। भारत का क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान बोलें या मरुस्थल बोलें, जो आपको लिखना हो लिख लीजिएगा आप लोग। डेजर्ट याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। डेजर्ट मरुस्थल उसे ही कहते हैं, रेगिस्तान उसे ही कहते हैं। वो कौन सा है? ये आपका थार है। क्या है? थार रेगिस्तान जो है ना भारत का सबसे बड़ा है। और ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में। कहाँ पर है ये? तो राजस्थान में है, ठीक है ना, राजस्थान, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा है? ये सीमा आपका है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा जो है ना ये भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। कौन सा लाइन? तो रेड क्लिफ लाइन, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान को। और मैकमोहन जो है ना, ये मैकमोहन जो है ना ये आपका भारत, यानी कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर इंडिया और चीन को अलग करता है। इंडिया और चीन, चाइना, ठीक है ना, इंडिया और चीन को जो अलग करता है ना, कौन सा लाइन? ये मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग कौन करता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन अलग करता है? तो ये डुरंड लाइन। क्या यहाँ पर है? तो पाकिस्तान, क्या कह सकते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा लाइन है? अफगानिस्तान, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा लाइन है? तो ये आपका डुरंड लाइन है। कौन है? डुरंड लाइन है। रेड क्लिफ लाइन कौन सा है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। और मैकमोहन लाइन जो है इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 17 जो है ना किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो 17 संबंधित है, मैंने बताया था ये छुआछूत से संबंधित है। क्या है? छुआछूत को ये ख़त्म करता है। और आपके एग्जाम में छुआछूत तो आएगा नहीं, ये आपका आएगा अस्पृश्यता आएगा। क्या आएगा? अस्पृश्यता का अंत, ठीक है ना। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है ना ये अनुच्छेद 17 में दिया गया है। यानी कि आर्टिकल 17 में क्या दिया गया है? तो अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किस में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, ठीक है। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलाता है?
यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो होता है ना, उसके पद का शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो इसके पद के शपथ जो दिलाता है ये दिलाता है ये मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं, इनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। और एक पॉइंट और है कि राष्ट्रपति के बारे में, ये जो अपना त्याग पत्र किसको देता है, अपना त्याग पत्र किसको देता है, ये देता है उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, ये उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है, यानी एक दूसरे को ये अपना त्याग पत्र देते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट और है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए, कम से कम कितना उम्र होना चाहिए, कितना आयु होना चाहिए, तो 35 वर्ष का आयु कम से कम होना चाहिए। 35 वर्ष का आयु कम से कम होना चाहिए। और अधिक से अधिक कितना आयु होना चाहिए, तो अधिक के लिए कोई भी सीमा नहीं है, अधिक के लिए कोई भी सीमा नहीं है। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, और प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए बनने के चाहिए 25 वर्ष का चाहिए, कम से कम कितना चाहिए, 25 वर्ष के लिए कम से कम आयु चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष का आयु चाहिए, ठीक है। और राज्यसभा का कितना बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना चाहिए, तो उसमें चाहिए 30 वर्ष का चाहिए। किसमें चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष का, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष का, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष का। और इसके अलावा जो मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए किसके जो है उसमें भी 35 वर्ष है, ठीक। और भी इसमें कंडीशन है, बाद बाकी 35 वर्ष याद कर लीजिएगा आप, उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो तो 35 वर्ष का आयु होना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर, कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा क्या था, इंग्लैंड में एक जारी किया गया चार्टर था, जिसमें कि नागरिक के लिए एक अधिकार था। उसी से प्रेरित होकर हमारे संविधान के भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार। क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार। क्या दिया गया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है। क्या दिया गया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है। ये किससे प्रेरित होकर, तो मैग्ना कार्टा, वहाँ के जो राजा थे ना, महाराजा थे, उन्हीं के द्वारा मैग्ना कार्टा यानी सिटीजन के लिए, नागरिक के लिए कुछ अधिकार दिया गया था, उसी से प्रेरित होकर हमारे देश में इसको लाया गया था, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट किस में है, तो भाग 3 में है। और भाग 3 को ही क्या कहा जाता था, तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो भाग 3 को। और ये फंडामेंटल राइट जो है ना, ये 12 से 35 यानी कि आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 12 से 35 जो है ना, ये किसके बारे में बताता है, तो हमारे मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। हमारे मौलिक अधिकार के बारे में कौन बताता है, तो ये बताता है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, यहाँ पर 6 मौलिक अधिकार हमारे में दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि संविधान के 8वीं सूची में कितनी भाषाएं शामिल है, संविधान के 8वीं सूची में कितनी भाषाएं शामिल है। तो संविधान के 8वीं सूची में टोटल 22 भाषाओं का जिक्र है, 22 भाषा शामिल है। लेकिन शुरू में कितना भाषा शामिल था, शुरू में कितना भाषा शामिल था, शुरू में केवल 14 भाषा ही शामिल था। लेकिन बाद में 8वीं सूची में जो ठीक है जो शामिल किया गया, उसमें और भाई 8 भाषा शामिल किया गया था, वो कौन सा था, तो आपका टोटल मिलाकर 22 भाषा हो गया। कितना भाषा हो गया, यानी संविधान के 8वीं सूची में अब 22 भाषा हो गया। कितने भाषा हो गया, 22 भाषा हो गया। अगर मैं बोलूं कि मैथिली और संथाली को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो मैथिली और संथाली को, और डोगरी बोडो उसी में आता है, डोगरी बोडो मैथिली संथाली, ये 92वें संशोधन में किसमें जोड़ा गया था, तो 92वें संशोधन में जोड़ा गया था। किसको, तो संविधान के 8वीं सूची में ये मैथिली भाषा को, संथाली भाषा को, डोगरी को और बोडो को, ठीक है। उतना डीप में तो नहीं जाना आपको, ठीक है ना। आपके एग्जाम के लिए इतना ही काफ़ी है कि 8वीं सूची में कितने हैं, 22 भाषाओं का जिक्र इसमें है, और 22 भाषा दिया गया है, पहले 14 भाषा था, ठीक है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी ग्राम पंचायत संगठन के बारे में जो है कौन से अनुच्छेद में के अंतर्गत आता है ये, तो ग्राम पंचायत जो आता है ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। किसके अंदर आता है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है, और ये भाग 4 में आता है। किस में आता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ये पार्ट 4 में आता है। किस में आता है, तो पार्ट 4 में आता है ये। और ये पार्ट 4 किसके बारे में बताता है, तो हमारा जो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ना, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं DPSP। क्या कहते हैं, DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि DPSP याद कर लीजिएगा। जो भारत का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किस में दिया गया है, तो पार्ट 4 में दिया गया है। किस में दिया गया है, भाग 4 में दिया गया है। और भाग 4 में
भाग 4 में कितने आर्टिकल दिया गया है? तो भाग 4 में दिया गया है 36 से लेकर 51 तक। किसमें दिया गया है? 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। और ये जो आपका ग्राम पंचायत संगठन है ना, ये अनुच्छेद 40 में दिया गया है, जो कि भाग 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत इसकी नियुक्ति करता है? ये करता है आपका आर्टिकल 324 के अंतर्गत। क्या है? आर्टिकल 324 के अंतर्गत इसकी नियुक्ति करता है। कौन? तो ये भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है ना, वो। अभी करंट में, अभी यहाँ करंट में जो है ना, ये भी नोट कर लीजिए, करंट अफेयर में एक क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। करंट अफेयर में आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। करंट अफेयर में क्वेश्चन ये आएगा कि अभी करंट में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है? तो अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है ज्ञानेश कुमार है। कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार कौन है? अभी के करंट आपका चीफ इलेक्शन कमीशन है। कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है अभी? तो अभी है आपका ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है ना, कौन से देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य यानी कि आपका फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी, तो फंडामेंटल ड्यूटी एक है, दूसरा आपका है फंडामेंटल राइट, जो अभी आपने पढ़ा है। तो फंडामेंटल राइट जो है ना, देखिए यहाँ पर फंडामेंटल राइट जो है ये लिया गया है यूएसए से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। और यूएसए में जो आपका दिया गया ना बिल ऑफ राइट्स, जो वहाँ पर बिल ऑफ राइट्स, क्या है? बिल ऑफ राइट्स। जो हमारा संविधान फंडामेंटल राइट है ना, वही आपका यूएसए में बिल ऑफ राइट्स है। ठीक है ना, बिल ऑफ राइट्स से ही लिया गया है क्या? फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर है कि फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि हमारा मौलिक कर्तव्य भी कुछ हमें दिया गया है जो हमको पूरा करना होता है। तो मौलिक कर्तव्य जो है ना, कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस से। कहाँ लिया गया है? रूस से लिया गया है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और है कि, और ये जो है कौन संविधान के कौन से अनुच्छेद में आता है? ये आपका अनुच्छेद आता है 51A में। किस में आता है? तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य जो है ना, ये 51A के अंतर्गत आता है। कौन से आर्टिकल? यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर आर्टिकल किस में है? तो अनुच्छेद आपका 51A में है। और ये कौन से भाग में है? संविधान के कौन से भाग में है? तो ये इसका भाग 4 है। क्या है? यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर भाग 4A में आता है। किस में आता है? भाग 4A में आता है। याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। भाग 4 में आपने क्या पढ़ा था? तो भाग 4 में आपने पढ़ा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। और भाग 4A में किसको दिया गया है? तो ये आपका आर्टिकल आपका 51A दिया गया है। इसमें एक ही आर्टिकल है 51A, ठीक है। और उसमें दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया है। तो सभी पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत नहीं करेंगे ना तो एग्जाम कभी भी क्रैक नहीं होने वाला। आप लोगों को मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई और भी उपाय इसमें नहीं है, तभी आपका सपना पूरा हो पाएगा। मेहनत करने पर ही इसका और कोई उपाय नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, आप लोग उससे ज़्यादा मेहनत करिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। वित्त आयोग का गठन जो है ना किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन जो किया जाता है ये क्या आता है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। किसमें किया जाता है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि वित्तीय आपातकाल के बारे में। देखिए वित्त आयोग है, वित्त आयोग क्या करता है? ये हमारे जो सेंट्रल और यानी केंद्र और राज्यों के बीच में जो कर जो होता है ना, टैक्स जो होता है ना, उसके वितरण में जो सिफारिश करता है कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। और एक पॉइंट इसी से मुझे याद आ गया कि वित्तीय आपातकाल क्या है? फिनेंशियल इमरजेंसी। देखिए इमरजेंसी आपने पढ़ा होगा ना, मैंने क्लास में करवाया था। वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना। और जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो, ठीक है ना, यानी कि माफ़ कीजिएगा, हमारे आपातकाल 3 आपातकाल होता है, ठीक है ना। तो उसमें से क्या है? वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद कौन सा है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वित्तीय आपातकाल। क्या है? वित्तीय आपातकाल। ये आता है आर्टिकल, मैं लिखता हूँ यहाँ पर आर्टिकल 360 में आता है। किस में आता है? 360 में आता है। किस में आता है? आर्टिकल 360 में आता है। ये पॉइंट ये आपके लिए बन गया क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो भारत में समान
नागरिक संहिता जो है ना कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, जो ये दिया गया है अनुच्छेद 44 में दिया गया है। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 44 में दिया गया है। समान नागरिक संहिता है, ये किस में दिया गया है? ये आपको दिया गया है आर्टिकल 44 में दिया गया है। और ये किसके अंतर्गत है? तो ये भाग 4 में मैंने बताया था ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये दिया गया है। ये पार्ट 4 में दिया, किस में दिया गया है? पार्ट 4 में दिया गया। किस में दिया गया है? पार्ट 4 में। और इसमें कितने आर्टिकल हैं? इसमें आर्टिकल टोटल दिया गया है इसमें 36 से लेकर 51 तक दिया गया, ठीक है ना। उसमें क्या है? आर्टिकल 44 भी आता है। तो आर्टिकल 44 किस में है? तो समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो लिया गया है ना, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। यहाँ पर संविधान संशोधन तो देख लिया आपने, हमारे संविधान में संशोधन जो किया जाता है ना, ये किस देश से लिया गया था? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। और हमारे देश में जो संसद जो प्रणाली है ना, संसद है, संसद में कितना 2 सदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, ये कौन से देश से लिया गया है? ये कौन से देश से लिया गया? तो ये लिया गया था आपका ब्रिटेन से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था ब्रिटेन से। हमारे देश में जो पार्लियामेंट है, क्या है? पार्लियामेंट, ठीक है ना। पार्लियामेंट जो है ना, ये कौन से देश से लिया गया था? तो हमारे ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। देखिए संविधान संशोधन जो कौन सा था, जिसमें संपत्ति का अधिकार हमारा था ना, ठीक है ना, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया, ठीक है ना। ये आपका हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, ठीक है। अब ये जो पहले था कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत था? तो ये अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है, संपत्ति के अधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, लोकसभा में सदस्य बनने के लिए जो आयु होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 25 वर्ष। किसमें कितना होना चाहिए? 25 वर्ष का आयु होना चाहिए। और राज्यसभा के बनने के लिए कितना चाहिए? राज्यसभा के लिए मैंने बताया था आपको, यहाँ पर राज्यसभा के लिए कितना चाहिए? राज्यसभा में 30 वर्ष का आयु कम से कम होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति बनता है कोई, क्या है? प्रेसिडेंट, मैंने लिखा यहाँ पर प्रेसिडेंट कोई बनता है, या फिर कोई गवर्नर बनता है, क्या है? GOVER, गवर्नर बनता है, उसके लिए कितना आयु होना चाहिए कम से कम? तो 35 वर्ष का आयु कम से कम होना चाहिए। क्या चीज़? राष्ट्रपति बनने के लिए या गवर्नर बनने के लिए कितना आयु चाहिए? तो 35 वर्ष का आयु होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। हमारे संविधान में ना 2 वर्ड जो है ना, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये कौन से संशोधन में इसको जोड़ा गया था? कौन से संशोधन में जोड़ा गया था? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आपने सुना भी होगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष के बारे में सुना होगा। ये जोड़ा गया था आपका कौन से संविधान में? तो ये जोड़ा गया था 42वें संशोधन में। किसमें? तो 42वें संशोधन में। आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में दिया गया है, भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है। अब देखिए ये नियुक्त कौन करता है? तो यहाँ पर तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति किया जाता है। अटॉर्नी जनरल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा ये इसकी नियुक्ति किया जाता है। एक पहला तो पॉइंट आपका लिए आपका ये हो गया, ठीक है। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? ये अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, यानी कि आर्टिकल 76 के अंतर्गत जो भारत का जो अटॉर्नी जनरल जो बनता है ना, ठीक है, अटॉर्नी जनरल होता है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, ठीक है, ये इनका नियुक्ति किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। और आपके लिए करंट अफेयर में एक क्वेश्चन और आ जाता है यहाँ पर कि अभी जो अटॉर्नी जनरल जो है ना, जो अभी है वो कौन है? यह आपका है आर वेंकट रमनी है। कौन है? वेंकट रमनी, यहाँ पर रमनी,
अभी जो है कौन है अभी, तो यहाँ अटॉर्नी जनरल भारत के ये आपका आर वेंकट रमणी है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना, जो हमेशा रहेगा ना, जो ये होगा प्रधानमंत्री होगा। कौन है, प्रधानमंत्री। आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। और नीति आयोग जो है ना, ये किसके बदले में आया था, तो योजना आयोग के बदले में आया था। किसके आयोग में आया था, योजना आयोग के बदले में ये आया था। और इसका स्थापना कब हुआ था नीति आयोग का, तो ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ था। किसका, तो नीति आयोग का, नीति आयोग का। ठीक है ना, स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और नीति का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए, नीति मतलब क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे आता हूँ, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है ये आपका दूरी का इकाई है। क्या है, दूरी का इकाई है। और ये प्रकाश वर्ष जो होता है ना, एक वर्ष में जो प्रकाश द्वारा निर्वात में चला गया दूरी होता है ना, उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है ना। और ये प्रकाश वर्ष यानी दूरी का सबसे बड़ा इकाई जो होता है कौन सा होता है, दूरी का सबसे बड़ा इकाई जो होता है ना, ये होता है पारसेक। याद कर लीजिएगा, पारसेक। क्या होता है, पारसेक होता है। ठीक है ना। तो प्रकाश वर्ष का इकाई क्या था, दूरी था। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो क्या है। ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। आपका यहाँ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और ये विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपने पढ़ा था ना स्कर्वी। क्या पढ़ा था आपने, स्कर्वी जो होता है ना, ये कौन से विटामिन कमी से होता है, ये विटामिन सी कमी से होता है। और इसका केमिकल नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। और ये किस फल में पाया जाता है, ये आंवला में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है। यानी खट्टे जो भी फल है ना, खट्टे फल जो भी हैं उसमें ये आपका विटामिन सी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग गैस यानी कि केमिकल नाम क्या है लाफिंग गैस का, तो लाफिंग गैस का जो केमिकल नाम है वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है ये होता है फीमर। और फीमर कहाँ होता है, कौन सा हड्डी होता है, तो हमारे जांघ की जो हड्डी होती है ना, सबसे बड़ा हड्डी होता है ये फीमर होता है, जो सबसे बड़ा हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करता हूँ यहाँ पर, ये कहाँ पाया जाता है, तो कान में पाया जाता है, कान के बीच में पाया जाता है। वो क्या होता है, स्टेपीज होता है। क्या होता है, स्टेपीज होता है। लेकिन यहाँ बोल रहा था यहाँ पर सबसे बड़ा हड्डी, सबसे बड़ा हड्डी जो है ना यहाँ पर फीमर है। क्या है, सबसे बड़ा हड्डी जो है वो फीमर है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये आपका होता है 7.4 होता है। और ये क्या होता है, थोड़ा सा क्षारीय होता है। क्या होता है, थोड़ा सा क्षारीय होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। किसका कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में दिया गया है इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था आपका जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे दिया गया आपका कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। कौन से विटामिन की कमी से ये रतौंधी होता है, ये होता है आपका विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी तो होता है, और इसका जो केमिकल नाम है वो क्या है, तो आपने पढ़ा था रेटिनॉल। क्या पढ़ा था आपने, रेटिनॉल पढ़ा था आपने। रेटिनॉल क्या है, इसका केमिकल नाम है। और विटामिन सी के बारे में तो अभी जस्ट आपने पढ़ा ही है, एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में पढ़ा है आपने। ठीक है, और विटामिन सी और ये खट्टे फल में पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में आपका है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है अम्ल, ये पाया जाता है एसिटिक एसिड पाया जाता है। कितना पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। आगे दिया गया है कि
आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। सर्वदा रक्त समूह यानी कि सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर, यानी कि कौन सा रक्त ब्लड है, यानी ब्लड का कौन सा ग्रुप है जो कभी भी किसी भी ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है? यूनिवर्सल डोनर उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ठीक है, ये आपका जो है ओ ग्रुप वाले यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाले जो है ना, ये किसी भी आदमी को ब्लड दे सकता है। और कौन से ग्रुप वाले कोई भी ब्लड ले सकता है? तो जिसका जो है ना ए बी जो है ना, वो आपका ब्लड ग्रुप, ठीक है, वो कोई भी ब्लड जो है ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का जो आविष्कार किया था, ये क्या था? अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, जिनके नाम पर क्या है, जो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है ना, नोबेल पुरस्कार, ये अल्फ्रेड नोबेल वही अल्फ्रेड नोबेल है। और उन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। क्या है? उन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। आगे क्वेश्चन है कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारा में जो होता है कौन सा गैस भरा जाता है? ये भरा जाता है हीलियम। क्या भरा जाता है? हीलियम गैस भरा जाता है। और हीलियम गैस क्या होता है? हल्का गैस होता है, ये हवा से हल्का होता है और ये अक्रिय होता है। क्या होता है अक्रिय? मतलब क्या होता है? इसमें कोई भी आग लगने की संभावना नहीं होता है, इसलिए गुब्बारे में इसको भराया जाता है। लेकिन सबसे हल्की गैस के बारे में भी बात किया जाए, सबसे हल्की गैस जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन जो है ना सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्की गैस है। तो यहाँ पर, और लेकिन ये क्या होता है? ये ज्वलनशील होता है। क्या होता है? ज्वलनशील होता है, इनफ्लेमेबल होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है यहाँ पर कि मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर होता है 46 होता है। कितना होता है? 46 यानी कि 23 जोड़ा पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। और अभी आपके सामने में 40 क्वेश्चन बाकी है। कितना बाकी है? 40 क्वेश्चन बाकी है, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर जो है ना किसकी आत्मकथा है? ठीक है ना, तो विंग्स ऑफ फायर जो है ना एपीजे अब्दुल कलाम का ये आत्मकथा है। एपीजे अब्दुल कलाम का आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सचिंदर तेंदुलकर के बारे में एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो किस में आता है आपका, ये क्वेश्चन आपका आता है स्टैटिक जी के अंतर्गत आता है। किस में आता है? तो स्टैटिक जी के अंतर्गत में आता है। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। देखिए मैं सारा क्वेश्चन यहाँ नहीं करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर आगे आते हैं हम लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? संगठन के बारे में बोल दिया है मैंने आपको। चलिए इसके बारे में कुछ बता दूंगा आपको मैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है ना, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में है। ये कहाँ है? तो स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में है, जेनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सारा क्या है? जेनेवा में ही है। कहाँ पर है? तो जेनेवा में ही है। ठीक है, और इसका जो स्थापना दिवस क्या है? यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना दिवस को मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है ना, तो 1900 यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ये यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है ना, अब एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू जो है ना कौन से राज्य का लोक नृत्य है? ये आपका बिहू जो है ना असम का, असम का क्या है? आपका लोक नृत्य है। अगर मैं पंजाब का एक नृत्य के बारे में बोलूँ ना, तो पंजाब में भांगड़ा क्या है? भांगड़ा। भांगड़ा कहाँ पर है? ये आपका जो नृत्य जो है ना, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो होता है तो ये पंजाब में होता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक मैं त्यौहार के बारे में बात करूँ ना, अगर त्यौहार के बारे में बात करूँ, तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। क्या मनाया जाता है? पोंगल फेस्टिवल। पोंगल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगर मैं केरल के बारे में बात करूँ, केरल में जो ओनम है ना,
केरल। ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है ओणम फेस्टिवल, ओणम फेस्टिवल। ये सब सारा पॉइंट नोट करिएगा आप लोग, ठीक ना। कहाँ मनाया जाता है? तो ये ओणम मनाया जाता है आपका, ये केरल मनाया जाता है। अगर मैं पंजाब के बात करूँ, फेस्टिवल के बारे में बात करूँ, तो बैसाखी, क्या है? बैसाखी। तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये बैसाखी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये आपका पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है। और बैसाखी के दिन ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। अब यहाँ आगे आते हैं, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस किस में है? कुचिपुड़ी जो है कौन से राज्य का है? कुचिपुड़ी। तो क्वेश्चन कुचिपुड़ी जो है ना, ये आपका दिया गया है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश क्या है? कुचिपुड़ी क्या है? वहाँ का क्लासिकल डांस है। अगर मैं डांस के बारे में बात करूँ ना, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम कहाँ का है? ये आपका तमिलनाडु का है। यहाँ पर भरत, कहीं भारतनाट्यम या भरतनाट्यम, भारत नाट्यम कहाँ का है? तो ये आपका तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अगर मैं कथकली के बारे में बात करूँ, तो कथकली कहाँ का है? ये केरल के बारे में है। यहाँ पर देता हूँ आप, मतलब केरल और कथकली क्या है? केरल और कथकली। और मोहिनी अट्टम क्या है? कथकली। और मोहिनी अट्टम कहाँ पर है? तो मोहिनी अट्टम भी किसका है? मोहिनी अट्टम जो है ना, ये आपका केरल में ही, ये आपका लोक नृत्य है, ठीक है ना। और यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान यहाँ पर कर्नाटक, क्या लिखता हूँ यहाँ पर यक्षगान, यक्षगान, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यह आपका है कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या, कुचिपुड़ी के बारे में क्या था? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। यहाँ पर एक बार क्या करिएगा आप लोग, क्लासिकल डांस अगर नहीं पता है ना, क्लासिकल डांस है या फोक डांस है, एक बार लिस्ट बना लीजिएगा, और कहीं भी बहुत सारे क्लास मिल जाएंगे आपको, एक बार नोट बना कर रिविजन करिएगा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है कि भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो भारत रत्न का शुरुआत हुआ था 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। और पहली बार 3 लोगों को दिया गया था, भारत के 3 लोगों को दिया गया था। तो पहली बार किसको दिया गया था? यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप लोग, सी राजगोपालचारी, क्या है? सी राजगोपालचारी, गोपालचारी को, ठीक है। दूसरा सीवी रमन को, सीवी रमन को, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, राधा कृष्णन को, ठीक है ना। ये आपको मिला था, तीनों को मिला था 1954 में मिला था, ठीक है ना। 1954 में जो सबसे पहले मिला था डॉक्टर सी राजगोपालचारी, सीवी रमन और एस राधाकृष्णन को मिला था। ये कब मिला था? तो 1954 में इसका स्थापना भी हुआ था। और भारत रत्न क्या है? भारत का सबसे बड़ा ये नागरिक सम्मान है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान आपका है। आगे दिया गया आपका कि संतोष ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है? देखिए संतोष ट्रॉफी एक बार देख लीजिएगा आप लोग, भूलिएगा नहीं आप लोग। संतोष ट्रॉफी, और थोड़ा सा हेल्प के लिए मैं बताता हूँ आपको, संतोष ट्रॉफी के अलावा एक आपका आता है डुरंड कप। क्या आता है? डुरंड कप। संतोष ट्रॉफी और डुरंड कप, क्या है? डुरंड कप। ये कौन से खेल से संबंध रखता है? डुरंड कप भी और संतोष ट्रॉफी भी। ये कौन से खेल से? ये आपका फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। फुटबॉल से क्या है? संतोष ट्रॉफी भी और डुरंड कप भी जो है किस संबंधित है? तो फुटबॉल से ही संबंधित है। अगर मैं बात करूं रणजी ट्रॉफी के बारे में बात करूं, तो रणजी ट्रॉफी कौन से खेल से है? रणजी ट्रॉफी जो है ना, ये क्रिकेट से। यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर रणजी ट्रॉफी क्या है? रणजी ट्रॉफी किस खेल से है? तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। अब हॉकी से, हॉकी से 1-2 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। हॉकी से कौन कौन सा जो है, तो आपका हॉकी से एक बार कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है ना। मैं हॉकी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बैडमिंटन के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए एक लोग आप लोग मैंने छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। बैडमिंटन, बैडमिंटन जो है ना, एक आपका है थॉमस कप। क्या है? थॉमस कप। ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये आपका बैडमिंटन से है। और हॉकी क्या है? तो इंडिया का क्या है? तो राष्ट्रीय खेल भी है, तो इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ आपको यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका इसरो। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय जो है ना, ये बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है इसरो। और इसरो का फुल फॉर्म क्या है? ISRO का फुल फॉर्म क्या है? ISRO का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ना, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा आप लोग, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म। और अभी जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है ना इसरो का, वो कौन है? ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, डॉक्टर वी नारायण। कौन है? डॉक्टर वी नारायण,
ये करंट अफेयर में क्वेश्चन आपके लिए आएगा, ठीक है ना। ये नियुक्ति में जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना कि कौन सा भी पद पर कौन सा है, ठीक है ना, ये आपके उसमें आपको हेल्प करेगा ये। डॉक्टर वी नारायण जो है ना अब इसरो के चेयरमैन है, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये बेंगलुरु में है। कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है आपका समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है आपका भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये किसके द्वारा उपाधि दिया गया है, ये किसके द्वारा उपाधि दिया गया है, ये दिया गया है वी.ए. स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा, वी.ए. स्मिथ के द्वारा। ये क्या है, एक आपका इतिहासकार था। क्या है, इतिहासकार था। वी.ए. स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को क्या दिया गया है, ये भारत का नेपोलियन कहा गया उनको, ठीक है ना। और ये जो है ना कौन से वंश से संबंध रखता था, ये गुप्त वंश से। किस वंश से, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर गुप्त वंश से। क्या है, गुप्त वंश से संबंध रखता था कौन, तो ये समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल योगा डे जो मनाया जाता है ना, ये मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अब 5 जून के बारे में आप लोग आंसर मत करिएगा। 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो ये हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इन्वायरमेंट डे। इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, जून में ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन था योगा दिवस, तो योगा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी, यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब आगे दिया गया है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। अब जस्ट मैंने बताया था आप लोगों को और पता भी होगा आप लोगों को, ठीक है ना। यक्षगान जो है ना कौन से राज्य का लोक नृत्य है, तो यक्षगान जो है ना यह आपका लोक नृत्य है कर्नाटक का। किसका है, कर्नाटक का, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। आगे है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है, ये है आपका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है। और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय है ये आपका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क यानी कहाँ पर है, तो यूएसए में यानी कि अमेरिका में है। तो अमेरिका में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, तो मुख्यालय है। और पेरिस में क्या है, यानी कि फ्रांस में कहाँ पर क्या है, ये यूनेस्को का क्या है, यूनेस्को का क्या है, ये मुख्यालय कहाँ पर है, ये पेरिस में है। जेनेवा में किसका है, WTO, ठीक है, WHO, ठीक है ना। वाशिंगटन DC में किसका है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। मनीला जो है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे दिया गया है कि हॉर्निबल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्निबल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्निबल महोत्सव, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब जस्ट मैंने बताया था कथकली जो है ना यह मनाया जाता है केरल में, ठीक है ना, कथकली। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे दिया गया है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो पहला परमाणु रिएक्टर जो था ना ये आपका था अप्सरा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर आंसर है। आगे है कि प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है। मैंने बोला था ना मैं बताऊंगा एक क्वेश्चन ये बुक के बारे में, अब ये आ गया आपके सामने में, ठीक है ना। प्लेइंग इट माई वे जो है ना किसकी आत्मकथा है। तो प्लेइंग इट माई वे जो है ना ये है सचिन तेंदुलकर के बारे के में है। ये सचिन तेंदुलकर जो है ना इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, तो प्लेइंग इट माई वे है, ठीक है। इसी क्वेश्चन के बारे में मैं बताया था कि मैं आगे बताऊँगा। अब यहाँ पर देखिए 1-2 पॉइंट और जान लीजिए आप लोग, ठीक है ना। युवराज सिंह के बारे में, युवराज सिंह का जो आत्मकथा है वो कौन सा है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्या है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। अब एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सौरभ गांगुली के बारे में, जो आपके यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं यहाँ पर सौरभ गांगुली, इनका भी एक आत्मकथा है।
इनका भी एक आत्मकथा है। कौन सा है? सेंचुरी इज़ नॉट एनफ। क्या है? सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ENOUGH। सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किसका आत्मकथा है? तो सौरभ गांगुली का। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका है? युवराज सिंह का। सचिन तेंदुलकर का है प्लेइंग इट माई वे जो है ना, इनका आत्मकथा है। आगे दिया गया है WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए जस्ट मैंने बताया है, तो 79 का आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। ये मैंने आपको 2 बार इससे पहले बता दिया, इसी क्लास में मैंने बता दिया है, इसी क्लास में, ठीक है ना। यहाँ पर न्यूयॉर्क के बारे में बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, जो UNO का मुख्यालय है, ठीक है। पेरिस क्या है? यूनेस्को का है, ठीक है ना। लेकिन मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसी क्लास में मैंने 2 बार बता दिया है कि WHO का कहाँ पर है। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा सभी लोग, 79 का आंसर, ठीक है। अब आगे है अगले क्वेश्चन में कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ठीक है, तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है ना, ये आपका अरावली है। क्या है? अरावली। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि राइडर कप जो है किस खेल से संबंध रखता है? राइडर कप, फुटबॉल के बारे में आपने तो पढ़ा है ना, फुटबॉल के बारे में, ठीक है ना। अब राइडर कप जो है ना, ये आपका गोल्फ से संबंधित है। किससे है? गोल्फ से है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है, गोल्फ। चलिए अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका, किस राज्य की आधिकारिक भाषा कोंकणी है? कोंकणी जो है ना, कौन से राज्य की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है? ये ऑफिशियल लैंग्वेज है आपका गोवा का। गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ये कोंकणी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ केरल का कौन सा है? तो केरल का मलयालम है। क्या है? मलयालम। केरल का क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज? मलयालम है। अगर मैं कर्नाटक के बारे में बात करता हूँ, कर्नाटक के क्या है? कर्नाटक का आपका है कन्नड़। क्या है? कन्नड़ जो है ना, ये आपका किसका ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो कर्नाटक का है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल त्यौहार, अब देखिए मैं पोंगल त्यौहार के बारे में मैंने बता दिया था आपको, ठीक है ना। तो पोंगल त्यौहार फिर भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इसका आंसर क्या है। तो पोंगल त्यौहार जो है ना, ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। क्या है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, पोंगल मनाया जाता है। और ये मकर संक्रांति के समय में, मकर संक्रांति जो होता है ना, मकर संक्रांति, ठीक है। और केरल में क्या मनाया जाता है? कन्फ्यूज मत करिएगा, ओनम। ओनम है केरल का और पोंगल है तमिलनाडु का, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। क्या था? आर्यभट्ट था। अगले क्वेश्चन में है कि जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन है। और इसका कैपिटल क्या है? तो कैपिटल इसका है टोक्यो है। कैपिटल क्या है इसका? है टोक्यो, जो इसका कैपिटल है, ठीक है। और इनके संसद का नाम क्या है? इनके पार्लियामेंट का नाम क्या है? पार्लियामेंट का नाम क्या है? ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में आता है। या डाइट है ना, डाइट क्या है? डाइट क्या है? वहाँ के पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर करिएगा। इसके बारे में मैंने 2 बार पहले ही बता दिया इसी क्लास में, ठीक है ना। और जेनेवा के बारे में मैंने बता दिया था आपको, WHO, WTO, ठीक है ना, ILO क्या है? हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क के बारे में बता दिया था, UNO, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक जो है आपका वाशिंगटन DC में है, ठीक है ना। बाद बाकी इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ आपको, आज का आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी, इसके बारे में मैंने बता दिया था, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो रणजी ट्रॉफी जो है ना, ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे है? रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित ये खेल है, ठीक है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, सिटी ऑफ लेक्स जो है ना, यानी झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो झीलों का शहर कहा जाता है उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर को। तो ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा आपका? बी में दिया गया है, उदयपुर आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे दिया गया है आपका अगले क्वेश्चन में, ये गरबा नृत्य जो है ना, कौन से राज्य का लोक नृत्य है? गरबा। तो गरबा जो है, गरबा मतलब गुजरात, याद रख लीजिएगा, गरबा गुजरात। क्या है? गरबा गुजरात का ये लोक नृत्य है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं ये कब बनाया जाता है, तो ये नवरात्रि का टाइम में गरबा बनाया जाता है, गरबा नृत्य किया जाता है, ठीक है। अगर मैं भांगड़ा कहाँ का है, तो भांगड़ा पंजाब का है, भांगड़ा। और महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र का लावनी। क्या है? लावनी कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में आपका है
कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। यहाँ पर सबसे लंबा बांध के बारे में बात किया जा रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध जो है ना, ये हीराकुंड बांध है। क्या है? हीराकुंड बांध है। और ये कौन से नदी पर है? ये आपका नदी दिया गया है, तो ये नदी है आपका है हीराकुंड बांध, ये महानदी पर है। कहाँ पर है? महानदी पर है। तो महानदी कहाँ पर है? तो महानदी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अगर मैं बात करूँ जो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये आपका टिहरी बांध। क्या है? टिहरी बांध। ये कहाँ पर है? ये टिहरी बांध। तो ये हो गया आपका ये। और अगर मैं बात करूँ सबसे ऊंचा बांध में ही गुरुत्वाकर्षण वाला जो बांध है ना, गुरुत्वीय बांध, ये कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध जो है ना, सबसे बड़ा ऊंचा बांध है। जब गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात किया जाएगा तो वहाँ भाखड़ा नांगल बांध करिएगा सबसे ऊंचा बांध में, लेकिन डायरेक्टली सबसे अगर ऊंचा बांध के बारे में बात किया जाए तो टिहरी बांध में। ठीक है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है कि पेनाल्टी कॉर्नर शब्द जो है ना कौन से खेल से संबंधित है? पेनाल्टी कॉर्नर जो है ना, ये आपका संबंधित है हॉकी से। किससे संबंधित है? पेनाल्टी कॉर्नर ये हॉकी से संबंधित ये आपका है। देखिए पेनाल्टी किक के बारे में बात करूँ ना, किक। देखिए पेनाल्टी किक यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर पेनाल्टी किक के बारे में बात करता हूँ, ठीक है ना, KICK किक। तो किस में है? किक किस में माना जाता है? तो फुटबॉल में माना जाता है ना पेनाल्टी किक। और उसी की बात करूँ मैं, अगर मैं हॉकी में एक और आपका वर्ड यूज़ किया जाता है बुली। क्या है? बुली और स्कूप। क्या है? स्कूप। ये किस में आता है? तो हॉकी में ही आता है। यानी पेनाल्टी कॉर्नर किस में था? तो ऑप्शन नंबर बी में, हॉकी में। और ये बुली और स्कूप जो था ये किस में है? ये हॉकी में ही यूज़ किया जाता है। आगे है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका है मुंशी प्रेमचंद जो है इसका आंसर करेक्ट हो जाता है। अब गोदान के अलावा क्या है? इसका गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। ठीक है, देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ यहाँ पर गबन, रंगभूमि, ठीक है ना, कर्मभूमि, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, इसे उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, सारा पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। तो वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्या में आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। अगर थल सेना की बात करूं, थल सेना के तो यहाँ 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आर्मी डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आर्मी डे मनाया जाता है। कब? तो थल सेना के बारे में। और 4 दिसंबर क्या है? तो ये नौसेना यानी कि नेवी का जो दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये आपका केरल में है। कहाँ पर है? तो केरल में है। ठीक है। और अगले क्वेश्चन में आते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा, यहाँ कोई ग्रह का नाम नहीं दिया गया है, ये कौन से कोई सा भी ग्रह पर हो सकता है ये। तो सबसे बड़ा उपग्रह उपग्रह जो है कौन सा है? ये आपका है गैनीमेड जो है ना सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये कौन से ग्रह के ऊपर है? किस ग्रह का ये उपग्रह है? तो ये आपका है जुपिटर का। किसका है? जुपिटर का। किसका? जुपिटर यानी मतलब क्या? बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। ठीक है ना, बृहस्पति। यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये मैं तो लिख दिया वहाँ पर, लिखा जाता है बृहस्पति। ठीक है ना, बृहस्पति ग्रह का ये उपग्रह है जुपिटर का। और जुपिटर क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे बड़ा अगर उपग्रह की बात किया जा रहा है यहाँ पर तो गैनीमेड। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। ठीक है ना। और इनके द्वारा जो कुछ रचनाएं हैं ना, शकुंतलम, क्या है? शकुंतलम। ठीक है ना। मेघदूत, क्या है? मेघदूत। किसके द्वारा लिखा गया है? रघुवंशम। किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कालिदास के द्वारा ही ये लिखा गया है। आगे में है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आगे दिया गया है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश का मुद्रा जो है ये आपका टाका है। क्या है? टाका है। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टाका है। और इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल जो है ना ये इसका ढाका है। कहाँ पर है?
तो ढाका इसका कैपिटल है। और बांग्लादेश कब बना था, तो ये 1971 ईस्वी में बना था। ये पाकिस्तान से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था ये, तो पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस हर साल कब मनाया जाता है। देखिए शहीद दिवस के बारे में कंफ्यूज मत करिएगा। देखिए शहीद दिवस यहाँ पर 2 बार मनाया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस जो है ना शहीद दिवस, वो आपका 30 जनवरी है। 30 जनवरी जो है ना, महात्मा गांधी का जो ये क्या है, पुण्यतिथि है। क्या है, महात्मा गांधी का पुण्यतिथि है। और इसी दिन यानी कि 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने, नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दिया था, महात्मा गांधी का हत्या कर दिया था। उसी के दिन को हम लोग क्या बनाते हैं, शहीद दिवस बनाते हैं। और एक और शहीद दिवस जो है ना, जो 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। 23 मार्च को कौन, जब भगत सिंह, क्या है, भगत सिंह, ठीक है, सुखदेव, क्या है, सुखदेव और राजगुरु, क्या है, राजगुरु को फांसी की सज़ा मिला था। ये कब मिला था, तो 23 मार्च को मिला था। तो 23 मार्च को भी क्या मनाया जाता है, 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो शहीद दिवस मनाया जाता है, जिस दिन उनको फांसी हुआ था। फांसी यानी उसके बलिदान दिवस, उसका कह सकते हैं बलिदान दिवस। बलिदान दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अभी मैंने टोटल आपको 100 क्वेश्चन करवाए हैं। आपको यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन करवाया है, और सभी 100 क्वेश्चन को आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है ना। रट्टा मार के एग्जाम में जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। ये आपके सारे क्वेश्चन जो है ना, आपके बार एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। और साथ साथ में आप लोग वीरपथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, ठीक है, और उसमें टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिएगा। आप एग्जाम के लिए टू दी पॉइंट सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे 9102195290 मुझे व्हाट्सएप भी करिएगा। और साथ साथ में आप लोगों को मैं कहता हूँ, जो क्लास लास्ट तक देखें ना, सभी लोग के बाद जय हिंद का कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद कमेंट कर देंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग क्लास को लास्ट तक देखे हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।